अब इस विषय का दूसरा और आखिरी हिस्सा, इसकी तरफ हम आएंगे। पहले हिस्से में किसान सभा का और किसान आंदोलन का आज़ादी मिलने तक का इतिहास संक्षिप्त में हमने रखा। अब आज़ादी के बाद का किसान सभा का जो इतिहास है उसकी तरफ हम आएंगे। पहली बात तो ये है, आज़ादी के बाद अगर किसान को सही माने में अगर न्याय मिलना चाहिए था या मजदूर को न्याय मिलना चाहिए था, तो हमारे पूरे विकास का दिशा ये पूरी तरीके से अलग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए था? नंबर एक, ये जो भूमि सुधार का यानी जमीन का बंटवारा बहुत बुनियादी तरीके से पूरे देश भर में उसको आजादी के बाद लागू करना चाहिए था। यानी सामंतों की बहुत बड़ी जमीन करोड़ों एकड़ थी, ये उसका अगर बंटवारा करते भूमिहीन खेत मजदूरों में, गरीब किसानों में, बटाईदारों में, और उनके हिस्से की कुछ जमीन आती, तो दो तीन बातें होती। ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ये जरा समझने की आप कोशिश करिए। क्या होता अगर भूमि सुधार होता और जमीन का बंटवारा अगर होता पूरे देश में, जैसे हमने कहा तेलंगाना में किया है ना, सरकार में सत्ता में न होते हुए भी करके हमने दिखाया किसान सभा की ताकत क्यों। इन जगह पे ना हो, लेकिन ये हुआ ना 10 लाख एकड़, कोई मामूली बात नहीं है। ये अगर पूरे देश में होता 1947 15 अगस्त के बाद, तो इसका बहुत ही जबरदस्त असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को होता। ऐसे अगर जमीन का मालिकाना हक ये सब भूमिहीनों के पास में होता, गरीब किसानों के हाथ में जमीन होती, तो पहली बात तो ये होती कि आज उनके हाथ में जमीन का अधिकार होने की वजह से ये सब जो गरीब किसान और खेत मजदूर है, उनके हाथ में कुछ जो क्रय शक्ति बोलते हैं, परचेसिंग पावर, खरीद करने की शक्ति, वही बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? खरीद शक्ति, खरीद शक्ति। तो ये खरीद शक्ति उनके हाथ में, करोड़ों लोगों के हाथ में है। और इससे क्या होता? नंबर एक, गरीबी दूर करने का रास्ता वो उनका खुला होता। पहली बात, आज आप देखो ग्रामीण इलाके में जो गरीब लोग हैं वो कौन है? भूमिहीन नहीं है ना, ज्यादातर कौन है? भूमिहीन लोग ही गरीब है, या बहुत कम जमीन वाले किसान, यही सबसे ज्यादा गरीब है। ये तो बात एकदम आम क्लियर बात है। तो ये जो अगर होता तो गरीबी पहली बात दूर होती। अगर जमीन का मालिकाना अधिकार ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में होता, न कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सैकड़ों एकड़ या हजारों एकड़, जो आज की परिस्थिति है। ये एक हो। दूसरा, अगर उनकी खरीद शक्ति बढ़ती तो वो ज्यादा बाजार से ज्यादा चीज खरीद करते। अगर पैसा होता तो ज्यादा चीज हम खरीद करते ना। उदाहरण के तौर पर शर्ट ज्यादा लेते, पैंट लेते, साड़ी लेते, है ना, ड्रेस पीस लेते, पेन लेते, घड़ी लेते, दूसरा लेते। इसका मतलब क्या कि पूरे देश के औद्योगिक विकास की भी बहुत बड़ी तरक्की होती है, क्योंकि लोगों को चाहिए चीज, फिर वो पैदा करने के लिए आपको कारखाने नए से खड़ा करना पड़ते, और अगर नए कारखाने बनते तो उससे मजदूर के रूप में लाखों लोग काम पे लगते, यानी बेरोजगारी भी हल करने का रास्ता ये भी खुल जाता था।
आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ये एक पूरा जो अर्थव्यवस्था का जो सबसे बुनियादी बात है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो अपना अंतर्गत जो बाजार, ये अगर बढ़ाना है तो ये भूमि सुधार करना, जमीन का बंटवारा करना, और ये अगर होता तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था कहीं की कहीं चली जाती। ये नहीं हुआ। प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तब की बात मैं बोल रहा हूं, उनका नाम था पीसी महालनोबिस। ये नाम जरा लिख लीजिए, तो कोई नोट्स ले रहे, बड़ा नाम है। पीसी महालनोबिस ये प्लानिंग कमीशन नियोजन आयोग के उपाध्यक्ष थे। नियोजन आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं महालनोबिस। उन्होंने ये अंदाज निकाला पूरे देश का पूरा अध्ययन करके कि अतिरिक्त जमीन जिसका बंटवारा हो सकता है गरीबों के बीच, ये कितनी जमीन है भारत में? उन्होंने कहा कि ऐसे 6 करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन है भारत में। 6 करोड़ यानी कितने लाख एकड़? 600 लाख एकड़, 600 लाख एकड़, इतना जमीन है पड़ी हुई कि जिसका बंटवारा हो सकता है गरीबों के अंदर। लेकिन आज तक भी ये उन्होंने अनुमान निकाला था 1957-58 में, यानी आजादी के 10 साल के अंदर। आज तो आजादी के 75 साल हुए। ये जो 6 करोड़ एकड़, उसमें से कितने बंटवारा हुआ? 10% भी बंटवारा नहीं हुआ। ये है सच्चाई। तो इसकी वजह से गरीबी कायम रही, बेरोजगारी कायम रही, देश का औद्योगिक विकास नहीं हुआ, और पूरे देश के अंदर जो तरक्की देश ने करनी चाहिए थी वो देश तरक्की नहीं कर पाया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। हमारे देश के 2 साल बाद जिस देश को आजादी मिली, कौन सा देश है? चीन। हमारी आबादी से भी जिसकी ज्यादा आबादी है, कौन सा देश है? एक ही है दुनिया में, चीन। ये लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अरे भारत की आबादी इतनी है तो कैसा बेरोजगारी का मामला हटेगा, कैसे गरीबी का मामला हटेगा, ऐसे ही लोग बोल रहे हैं ना अपने को। तो वहां तो हमसे ज्यादा आबादी है, लोक संख्या। लेकिन आज आप देखिए, चीन आज पूरे दुनिया में 2 नंबर पे चला गया अर्थव्यवस्था में। चीन से कौन डरता है? अमेरिका भी डरता है अभी चीन से, है ना? एकदम डरता है अमेरिका, क्योंकि अर्थव्यवस्था में भी आगे गया। इतना ही नहीं, समानता के अंदर भी उन्होंने काफी छलांग मारी। हालांकि कुछ बातें चिंता करने जैसे चीन के अंदर भी है। हम ऐसा नहीं कहते कि चीन एकदम सब पूरा जैसे होना चाहिए वैसा हुआ, लेकिन एक चीज 100% है, गरीबी का पूरा निर्मूलन चीन के अंदर हुआ है। ये 2 साल पहले। आज हम भी दावा कर सकते हैं क्या भारत में एक भी गरीब नहीं है? ऐसा हम बोल सकते हैं? बोल सकते? नहीं बोल सकते। चीन में हुआ। कैसे हुआ? वो चीन में इसलिए हुआ, पहले जब 1949 में जब क्रांति हुई, कम्युनिस्ट पार्टी का राज आया, पहली चीज उन्होंने ये भूमि सुधार के ऊपर पूरा ध्यान दिया। बड़े सामंतों से जमीन सरकार ने छीन ली, उनको रखी, जो उनको थोड़ा देना है वो
जो बाकी को देना, और बाकी का बंटवारा किया सभी किसानों के अंदर, सभी खेत मजदूरों के अंदर। और इसलिए चीन ने बहुत बड़ी छलांग मारी इमीडिएटली 1949-50 के बाद, और इसलिए फिर गरीबी भी दूर हो गई, मतलब हुआ, मदद हुई, बेरोजगारी कम हो गई, देश की तरक्की हुआ, औद्योगिक विकास हुआ बहुत बड़े पैमाने पर। ये सब हमारे वहां नहीं हुआ। हमारे वहां क्या हुआ, मुट्ठी भर लोग अमीर बन गए, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला। ये बात है ना सच्चाई। आपने वो रिपोर्ट पढ़ा होगा ऑक्सफैम का, अभी इस साल के शुरुआत में निकला। ऑक्सफैम नाम की संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था। क्या बोलते वो, भारत के 1% सबसे अमीर लोगों के पास, 1% देश की आबादी के 1% सबसे अमीर लोगों के पास आज अपने देश की 40% संपत्ति है। 1% के पास कितनी है, 40। 5% सबसे अमीर कितनी है उनके पास, 62%, 62% सिर्फ 5% लोगों के हाथ। और धक्का देने वाली बात तीसरी है, सबसे गरीब 50% लोग, 50% यानी कितने हो गए, आज हमारी आबादी 140 करोड़, 70 करोड़ लोगों के पास देश की कितनी संपत्ति है, 3%, 3%। यह है भारत की हालत। इसकी वजह से हुई यही जो नीति हम आजादी के बाद में अपनाए, और अभी तो और ज्यादा पैमाने पर मोदी सरकार अपना रही है, इसकी वजह से ये सब, ये ध्यान में रखिए पहली बात। दूसरा बात, क्या करना चाहिए था आजादी के बाद, ये सब विदेशी पूंजी जो थी, इंग्लैंड की थी, अमेरिका की थी, दूसरे देशों ने भी यहां लाई थी, यानी कारखाने खड़े किए थे। चाइना ने क्या किया, चीन ने क्रांति के बाद ये सब जो विदेशी पूंजी है उसको जब्त किया, सरकार जब्त किया, अपने हाथ में ले लिया सरकार ने, और उसको बढ़ाया आगे। हमने क्या किया, हमने तो उनको पूरी उल्टा ज्यादा बढ़ाने के लिए पूरा अनुमति दे दिया। ये सब विदेशी उद्योग, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूटा, ये भी इतिहास हम भूल गए। और ये बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगम और ये सब जो थे, उनको पूरी तरीके से और ज्यादा बढ़ने की हमने अनुमति दी। इसकी वजह से देश का भी औद्योगिक विकास जो होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग क्यों करेंगे, अपने मुनाफे के लिए करेंगे, और क्या करेंगे, ये एक बात होती थी। तो ये सब बातें इस मुताबिक, इसका कारण ये है साथियों, बुनियादी कारण, आजादी के बाद सत्ता किसके हाथ में आई, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। आजादी के बाद सत्ता आई पूंजी, बड़े पूंजीपति और सामंती वर्गों के हाथ में। उसका नेतृत्व कर रहा था बड़ा पूंजीपति वर्ग, और उसका सहयोग किसके साथ था, विदेशी पूंजी के साथ उसका सहयोग था। विदेशी पूंजी यानी ये बहुराष्ट्रीय निगम और ये सब, इनके साथ, साम्राज्यवाद के साथ। ये है अपने देश के आजादी के बाद का चित्र। और इसकी वजह से ये, जैसे मैंने कहा कि देश के अंदर ये चित्र वैसे ही रहा जैसे होना चाहिए। ये जो भूमि सुधार की बात है, एक मैं आपको उदाहरण एक्चुअली देना चाहता हूँ। एक हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्रज्ञ है देश के, अभी वो गुजर गए, लेकिन उस वक्त के, उनका नाम है V.M. दांडेकर। बड़े थे उस वक्त, बड़े अर्थशास्त्रज्ञ थे। तो उन्होंने
उन्होंने 1970 के दशक में भारत की गरीबी नाम का एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी, और उसके अंदर एक बड़ा चैप्टर था ये भूमि सुधार के ऊपर। और उन्होंने एक्चुअली पूरे देश में घूम के ये जांच की कि भूमि सुधार कितना हुआ। कानून तो हुए, बटेदार का कानून हुआ, सीलिंग का कानून हुआ, ये सब हुआ, लेकिन अमल में नहीं लाए, लागू नहीं हुए पूरी तरीके से। उसके अंदर बहुत गैप छोड़ दी गई, वो सब हो गया। तो उन्होंने एक्चुअली देखा 25 साल के बाद, आजादी के 25 साल के बाद भूमि सुधार का चित्र क्या है। उन्होंने जाके देखा कई राज्यों में, उन्होंने देखा, बोले कि एक्चुअली ये भूमि सुधार कानून होने के बाद भी जमीन का केंद्रीकरण कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा है। भूमि का केंद्रीकरण मुट्ठी भर बड़े बड़े लोगों के हाथों में, सीलिंग कानून हुआ, सब हुआ, लेकिन कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया उन्होंने देखा, और वो उन्होंने किताब में लिखे। वो बोले बड़े बड़े जमींदारों ने, सामंतों ने, ये तो सामान्य बात है कि मेरे बीवी के नाम पे रखा जमीन, बच्चों के नाम पे रखा, ये सब हुआ, फिर भी जमीन बचा क्योंकि सीलिंग है। फिर परिवार के नाम पे डाला, चचेरा भाई है ना, बहन, ये सब चाचा मामा, ये सब इनके ऊपर रखा, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा है, यही कर रहा है। फिर वो लिखते हैं कि ये सब करने के बावजूद भी सैकड़ों एकड़ जमीन बच गई, तो क्या करे। अगर कुछ नाम नहीं डाला तो सरकार को देनी पड़ेगी, सीलिंग के ऊपर आती है। तो वो बोलते हैं हमने एक्चुअली जाके देखा कई राज्यों के अंदर ये जमीन उन्होंने अपने गाय के नाम, अपने भैंस के नाम, कुत्ते के नाम, बिल्ली के नाम ऐसे जमीन डाल दी, और उसके मुताबिक फिर जमीन का पूरा बंटवारा होने के बाद इस मुताबिक उन्होंने एक उदाहरण दिया है। एक महाराष्ट्र का ही उदाहरण है, मैं बोलता हूं। महाराष्ट्र में ये बिल्ली है ना, बिल्ली, बिल्ली को बोलते हैं मराठी में मांजर। बिल्ली आप बोलते हैं, हम मराठी में बोलते हैं मांजर, मांजर यानी बिल्ली। तो एक वहां पे वो हमको, हमारे उधर वो जमीन का ये होता है ना, मालिकाना अधिकार, 7/12 बोलते हैं हम उसको। आप क्या बोलते हैं? जो आपका जो मालिकियत का जो पेपर है, डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो जमाबंदी। तो उसके ऊपर नाम लिखा था एक, तो नाम था उसका मनीताई मांजरेकर, ऐसा नाम था जमीन के ऊपर। उसका ओनरशिप कौन है? मनीताई। मनी का भी मतलब बिल्ली होता है, ऐसा। तो मनीताई मांजरेकर, तो ये दांडेकर साहब गए और गांव में ढूंढा मनीताई मांजरेकर कोई है क्या ऐसी औरत, तो सब ढूंढा, कुछ मिला नहीं ऐसी औरत, है ही नहीं गाँव। फिर और ज्यादा जरा गहराई से देखिए, फिर किसी ने बोला उनको भाई ये कोई ऐसा औरत है ही नहीं, ये है ये जमींदार की बिल्ली का नाम इन्होंने रखा है, और वो बिल्ली के नाम मनीताई मांजरेकर के नाम पे जमीन है। ऐसी बात नहीं कई जगह। मतलब का ये ध्यान में रखो कि ये पूरी तरीके से सिर्फ 4 राज्यों के अंदर इसको अपवाद है। भूमि सुधार उन 4 राज्यों में एक्चुअली किया गया, जमीन का बंटवारा हुआ, अच्छी तरीके से हुआ। पहला राज्य है जो हमको याद नहीं रहता, जम्मू कश्मीर, और वो पहला राज्य है कश्मीर। शेख अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के पहले, और उनके हुकूमत में ये भूमि सुधार का कश्मीर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हुआ 1952 के बाद में। ये कश्मीर में पहले हुआ, आज भी लोग उसको याद करते हैं। परसों कृष्ण प्रसाद और मैं गए थे वहां, अपने सेब के किसानों का
बहुत अच्छा ये था ना कन्वेंशन। अब भी लोग शेख अब्दुल्ला को याद करते हैं कि ये जमीन हमको जो मिली वो शेख अब्दुल्ला साहब की वजह से मिली। उन्होंने जो भूमि सुधार किया इसलिए नहीं तो आज भी हम भूमिहीन रहते। लोग बोलते हैं आज 2 नंबर कहां हुआ? केरल में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई, कॉमरेड ईएमएस नंबूदिरीपाद पहले मुख्यमंत्री बने और उस वक्त जो कानून किया गया भूमि सुधार का, इसके चलते केरल के अंदर बहुत बुनियादी फर्क हुआ और कई लाखों लोगों को जमीन का टुकड़ा पहली बार उनके जीवन में और उनके पूरे इतिहास में पहली बार हुआ। तीसरा राज्य था बंगाल। 1967 में 67 संयुक्त मोर्चा का सरकार था, पूरा सत्ता नहीं था उनके पास लेकिन कुछ हद तक था। और वहां उस वक्त मंत्री कौन थे? भूमि सुधार के, किसान सभा के बहुत बड़े नेता हरे कृष्ण कोनार, जो किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी महासचिव थे बंगाल के, वो मंत्री बने, भूमि सुधार मंत्री। और उन्होंने वहां पर भूमि सुधार के कानून बनाए और उसका बंटवारा शुरुआत हुआ 1967 में। और 1977 में अर्थात ज्योति बसु जब मुख्यमंत्री बने और विनय कृष्ण चौधरी ये भूमि सुधार मंत्री जब बने, तब बहुत बड़े पैमाने पर भूमि का बंटवारा बड़े पैमाने पर बंगाल में हुआ। और कुल मिलाकर 13 लाख एकड़ जमीन, क्योंकि बंगाल बड़ा राज्य है, केरल में से छोटा राज्य है एरिया में, फिर भी वहां उन्होंने बहुत बड़ा काम किया केरल में। लेकिन बंगाल में 13 लाख एकड़ जमीन का बंटवारा गरीबों के अंदर और भूमिहीनों के अंदर उन्होंने किया। उसमें से 56% लाभार्थी कौन थे? 56% कौन थे? दलित, आदिवासी, मुस्लिम, जो ट्रेडिशनली जमीन का अधिकार उनको मलकियत नहीं होती, दलित और आदिवासी और मुस्लिम, उनके नाम पर जमीन करवाया। 56% ये 3 समाज के, ये बंगाल में हुआ। उसके बाद त्रिपुरा में हुआ। तो ये 4 राज्यों के अंदर भूमि सुधार हुआ। बाकी पूरे देश में इसके बारे में कुछ भी सुधार नहीं हुआ, उल्टा केंद्रीकरण होने में और ज्यादा मदद इसके बाद में हुआ। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए साथियों। इसलिए आज जो हमारे सब सवाल है किसान, इसकी जड़ यहाँ पे, जो जड़ है ना आजादी के बाद, ये जड़ इसके अंदर है कि एक तो बड़े बड़े पूंजीपति और जमींदारों की सरकार आई, उनका बड़ा सहयोग ये सब विदेशी पूंजी के साथ रहा, और जो काम उन्होंने करना चाहिए था आजादी के बाद तुरंत, ये न करते हुए इन्होंने इन 3 वर्गों को और ज्यादा बढ़ावा देने का काम किया। बड़े पूंजीपति, सामंत और साम्राज्यवादी वित्त पूंजी, इन सबको आज बढ़ावा देने का काम, और लगातार वो चालू है पिछले 75 साल से। हर केंद्र सरकार ने वही किया, लेकिन पिछले 9 साल में तो उसकी अभी हद पार हो गई, सीमा पार हो गई मोदी के सरकार। पहले भी किया था, नहीं ऐसे नहीं, कांग्रेस ने भी किया था, वाजपेयी ने भी किया था, ये सब सबने किया था। लेकिन स्पीड अगर आप देखें तो ये जो है पूरा निजीकरण, देश बेचने का, ये सब मोदी सरकार ने जो किया पिछले 9 साल में, उसको कोई भी दूसरी तुलना किसी भी और सरकार की भारत के आजादी के बाद में हम नहीं कर सकते। ये बात एकदम सच्चाई है, इसको हमें ध्यान रखना है साथियों। आजादी के बाद अगर हम पूरा देश के कृषि विकास की तरफ देखें तो हमें 2 चरण नजर आए। ये महत्व का मुद्दा जरा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये समझने की बात है। देखिए इतिहास यानी राजस्थान में ये संघर्ष हुआ, हरियाणा में ये संघर्ष हुआ, बंगाल में वो संघर्ष हुआ, तमिलनाडु में वो हुआ, वो करने को जाएंगे तो मुझे लगता है आपका 3 दिनों का क्लास मैं अकेला ले सकता हूँ, लेकिन फायदा कुछ होगा क्या उससे? फायदा कुछ नहीं होगा, है ना। वो इतिहास अलग है,
ये हम जो देख रहे हैं कि कुछ इतिहास के पहलू समझने का कोशिश हम कर रहे हैं कि हम एक एनालिसिस जिसको कहते हैं विश्लेषण ये करने का प्रयास करें, हमको पता चलेगा क्या एग्जैक्ट। तो उस मुताबिक दो चरण आजादी के बाद दो चरण के अंदर हमें देखना चाहिए। पहला चरण था 1947 से लेकर 1990 तक, ये पहला चरण पूंजीवादी विकास का, ये जिसको हम कहेंगे कि राज्य की मदद से हुआ, राज्य यानी स्टेट, राज्य की मदद से पूंजीवादी विकास का ये पहला दौर। उन्नीस सौ सैतालीस से लेकर 1990। दूसरा दौर जो है, दूसरा चरण 1991 से लेकर आज तक यानी 2023 तक, यह है दूसरा चरण। अब इनमें फर्क क्या है और किसान सभा को अपने इतिहास में किसका सामना करना पड़ा, ये अगर ये दो चरणों के बारे में हम अगर ठीक तरीके से समझ पड़ेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि भाई किसान सभा को कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन दो अलग अलग चरणों में। पहले चरण के बारे में एक बुनियादी मुद्दा मैंने ऑलरेडी रखा कि भूमि सुधार हुआ नहीं। एक 3-4 राज्यों को छोड़ के बाकी जगह में जो बुनियादी जो होना चाहिए था वो भूमि सुधार हुआ नहीं, ये एक। जो कुछ विकास हुआ 1947 से लेकर 1990 में खेती के अंदर विकास हुआ या नहीं, क्या आपकी राय है? विकास हुआ। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ, विकास जरूर हुआ, खेती के अंदर हुआ, उद्योग के अंदर हुआ, देश में हुआ, शिक्षा में हुआ, ये हुआ। लेकिन इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाके में किसको हुआ? अमीरों को हुआ, सामंतों को हुआ। और सामंतों के साथ आजादी के बाद एक नया घटक ये ग्रामीण इलाके में खड़ा कर दिया गया और उसको हम कहते हैं धनी किसान। धनी किसान भी आ गया आजादी के बाद। पहले क्या था? सामंत एक तरफ और सब किसान दूसरी तरफ। थोड़ा बहुत फर्क उनके अंदर जरूर होगा, लेकिन आजादी के बाद ये जो पूंजीवादी विकास जिस प्रकार से हुआ और ये सरकार ने किया, उसके चलते किसानों के अंदर भी बंटवारा हुआ। और वो बंटवारा कैसे हुआ? देखो, एक मैंने बोला धनी किसान है ना, वो है कि नहीं अपने गांव में? हर एक के गांव में है कि नहीं? हम देखते धनी किसान कौन है, हमको मालूम पड़ता है। दूसरा है मंझला किसान, मध्यम किसान। और तीसरा है गरीब किसान। चौथा कौन सा है? खेत मजदूर, भूमिहीन खेत मजदूर। और सबसे ऊपर कौन है? सामंत। अब आप मुझे पूछोगे, और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सामंत और धनी किसान के बीच में फर्क क्या है? पूछेंगे ना, है ना? कैसे? सामंत और धनी किसान दोनों तो अमीर है ही, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो सामंत जिसको हम कहते हैं, जमींदार जिसको हम कहते हैं, तो ये वो होता है इसके पास इतनी जमीन है और सालों साल से है कि वो सामंती परिवार अपने खुद के खेती में कोई भी शारीरिक मेहनत करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद अपनी मेहनत नहीं करता अपनी खेती में, वो मजदूर लगाता है और उनको काम देता है, लेकिन खुद कभी काम नहीं करेगा खेती के अंदर। अपना
हाथ उसके अंदर, खेती के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं साम। धनी किसान कैसे होता है? वो भी अमीर होता है, लेकिन वो ये खेती करते करते वो आया है, नए अमीर जिसको कहते हैं, वो अभी भी अमीर होगा, लेकिन खेती में कुछ ना कुछ काम वो खुद करता है, शारीरिक काम वो खुद करता है। इसको हम कहते हैं धनी किसान। मध्यम किसान कौन है? जिसके पास कम जमीन है। ये सब कैटेगरीज किसके ऊपर तय होती है? जमीन के साइज के ऊपर। अगर कम आपके पास जमीन होगी तो स्वाभाविक तौर पर आपकी संपत्ति कम होगी, आपका ये जो आमदनी कम होगी, और फिर आप मध्यम किसान रहेंगे। मध्यम किसान ने क्या, जैसे वैसे चलता है, कुछ अच्छा मौसम विषम रहा तो जरा कुछ 4 पैसे रहते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर बहुत बड़ा हमला भी उसके ऊपर होता है। ऐसे स्टडी की है देश के अंदर कि ये जो किसान आत्महत्या है ना, किसान जो आत्महत्या करता है, और 4 लाख से ज्यादा किसानों ने 1995 से लेकर आज तक 4 लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है भारत में। उनमें से सबसे ज्यादा आत्महत्या किसकी है? तो ये मध्यम किसान की है। यह है नतीजा निकाला हुआ, क्योंकि मध्यम किसान वो ज्यादा कर्जा निकालता है, उसके पास कुछ ना कुछ जमीन होती है, उसके ऊपर फिर ब्याज बढ़ता है, वो नहीं दे पाता। कोई अगर नैसर्गिक आपत्ति हो गई, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, ये हो गया, तो ये हेलस्टॉर्म आ गया, तो फिर वो खत्म हो जाता है पूरा, और फिर उसका कर्जा फिर देने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये है, इसलिए सबसे ज्यादा आत्महत्या किसकी है? मध्यम किसानों। आप पूछेंगे गरीब की क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब के पास जमीन ही इतनी कम है कि उसके लिए वो कर्जा भी उतना कम लेता है, ऋण यानी कर्जा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। गरीब किसान ने बहुत कम जमीन, और उसके अंदर गरीब किसान की और एक खासियत है, पूरे देश में वही है, हरियाणा में भी वही है। गरीब किसान वो होता है जिसका परिवार सिर्फ उसके खुद के खेती के ऊपर जी नहीं सकता, यानी वो अपनी खेती करते हैं उसका परिवार, लेकिन उससे ये जमता नहीं। उसका क्या करना पड़ता है? उसको बाहर जाकर मजदूरी भी करनी पड़ती है दूसरों के खेतों। यह है कि नहीं सच्चाई गरीब किसान के बारे में? है ना? हरियाणा में भी है कि नहीं? है ना? हम देखते हैं, आपको मालूम है, आप सबने देखा होगा। तो ये गरीब किसान जो उनकी खेती जरूर करता है, लेकिन उससे काम बनता नहीं, दूसरों के खेतों पर जाके उसको कुछ न कुछ करना पड़ता है, मजदूरी, फिर कुछ न कुछ होता है। ये बात उसके अंदर ये बात। और भूमि को आप जानते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना श्रम शक्ति को बेचना, वही उसके पास है। ये बात साथियों, ये जरा कहने के बाद हम ये देखें, सबसे बड़ा विकास मैंने कहा आजादी के बाद सामंतों का और धनी किसानों का हुआ, और वो सिर्फ खेती से नहीं हुआ, ये ध्यान में रखें। खेती उसका बेसिक ये था, कारण बेसिक वजह खेती थी, क्योंकि इसके पास ज्यादा जमीन थी, लेकिन उसका जो कुछ मुनाफा उसने कमाया कहां पे उसने डाला? ये देखो, किसानी के लिए जो ये आपके आदान लगते हैं, खाद, बीज, उसके दुकान, जो ग्रामीण इलाके में है, कौन है उसके मालिक? अधिकतर यही लोग है ना, है कि नहीं? अधिकतर यही लोग हैं, अमीर किसान और ये जो सामंत है वो। पेट्रोल पंप ग्रामीण इलाके में कौन है मालिक उसके? ढूंढ कर निकालो, यही लोग होंगे। शिक्षण संस्था, शिक्षा की जो संस्था है, कॉलेज, स्कूल,
कौन है उसके मालिक? देखो यही लोग है। बात मैं सही बोल रहा हूं ना कि गलत बोल रहा हूं? हाँ, आड़ती कौन है? यही लोग हैं। तो इस मुताबिक इन्होंने जमीन के ऊपर बिल्कुल उनका पूरा सत्ता ये है ही, लेकिन उन्होंने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये सब अलग अलग किस्म के उन्होंने ये अपनाए रास्ते, और इससे और ज्यादा वो अमीर बन गए। ये हुआ उनका। तो ये बात हुई। और बाकी मंझला किसान, गरीब किसान, खेत मजदूर, ये तो पूरी तरीके से खत्म हुआ। ये है सच्चाई। ये पहले दौर में 1947 से 90 ये उसके अंदर ये हुआ। अब ये दो नेगेटिव बातें हुई, भूमि सुधार न होना, ग्रामीण इलाके का जो विकास है उसका सबसे ज्यादा विकास अमीरों का होना, गरीबों के पीछे ये गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चलते रहना। लेकिन ये पहले दौर में कुछ अच्छी बातें भी हुई, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। खेती के क्षेत्र में अच्छी बातें क्या हुई? देखिए 4-5 बातें मैं बोलता हूं। 1990 तक का हम बात कर रहे हैं, उसके बाद की नहीं। पहले दौर में ये एमएसपी वाला ये जो नियम कब से बना? 70 के दशक में, है ना? 60 या 70 के दशक में एमएसपी वाला 67 में एमएसपी का शुरुआत हुआ। पहले था क्या? एमएसपी नहीं था। ये सरकार ने जो बड़े बड़े सिंचाई के प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े बांध, धरण, बिजली, लगभग हर गांव के अंदर अभी बिजली है ना हरियाणा के, लगभग। पहले थी क्या? आजादी के वक्त थी क्या? नहीं थी। बहुत कम गांव में थी। उसके बाद बड़ी विस्तार हुआ बिजली का, सिंचाई का विस्तार हुआ। अभी आपके पंजाब में भाखरा नांगल डैम है, आप सब जानते हो उसके बारे में। और पंजाब और हरियाणा यानी पूरे देश के सब किसान ये आपके बारे में बहुत अच्छा सुनते हैं कि भाई आपके 2 राज्य हैं कि जिनके अंदर सिंचाई का प्रमाण कितना है? कितना है? 95% से ज्यादा है ना, लगभग। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, यानी 95% से ज्यादा जमीन उसको पानी मिलता है। क्यों मिलता है? ये सब बांध और ये सब है। किसने बांधे? किसने पैसा निवेश किया? सरकार ने किया। भाखरा नांगल डैम, आपके हरियाणा के डैम, पंजाब के डैम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डैम किसने बांधे? सरकार ने बांधे। बिजली का विस्तार किसने किया? सरकार ने किया उस वक्त। ये हुआ एमएसपी का, ये पूरा शुरुआत हुआ सरकार ने की। एमएसपी करने के बाद ये जो राशन की प्रणाली है, जिस राशन की प्रणाली का लाभ आज 81 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के अंदर लेते हैं, उसका लाभ लेते हैं 81 करोड़ लोग। सस्ते दाम में राशन का अनाज, यानी कम से कम गेहूं और धान, ये उनको मिलता है। ये कब शुरू हुई? उसी वक्त 1967, 68, 70 के अंदर ये राशन की प्रणाली। और उससे गरीबों का फायदा हुआ कि नहीं? क्या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कोल्ड स्टोरेज, गोदाम जो अनाज के लिए, बड़े फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाद के कारखाने भारत सरकार के, बीज के कारखाने, ये सब हुआ ना। ये सब पहले दौर में, इसका किसानों को काफी फायदा मिला। मार्केटिंग सिस्टम शुरू हो गई, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, वही बोलते ना एपीएमसी, ये पूरा एपीएमसी का ये शुरू हो गया पूरे देश में। कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी
कुछ हद तक बढ़ावा दिया। ये बात अलग है, केरल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह में कोऑपरेटिव यानी सरकार के इसका भी फायदा बड़े बड़े अमीर लोगों ने उठाया, ये बात अलग है। लेकिन कम से कम वो अगर सच्चाई भी होगी, लेकिन कोऑपरेटिव का प्राइवेट से ज्यादा फायदा हुआ किसानों को, ये जरूर बात है। तो ये सब जो बातें हुई, ये पहले दौर में सरकार को ये करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? ये दो कारण आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर एक, आजादी के लड़ाई का ये परिणाम था, ये असर था। क्योंकि आखिर में कौन लड़ा था आजादी के लिए? सामान्य किसान लड़ा था ना, खेत मजदूर लड़ा था। और इसलिए नई सरकारें जब आई तब उनके लिए कुछ ना कुछ करना ये उनके लिए बिल्कुल जरूरी था, नहीं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता, सत्ता में से लोग उखाड़ फेंकते थे। ये एक कारण। और दूसरा कारण ये था, वो था किसान सभा ने जो संघर्ष किए उस वक्त, ये पहले दौर छोटे छोटे मामले के ऊपर, ये बिजली का सवाल, सिंचाई का सवाल, बाकी जो कुछ सुविधा हमें मिलना चाहिए इसका सवाल, रोजगार का सवाल, जो रोजगार गारंटी योजना, अकाल आएगा, सूखा आएगा तो उसके लिए मुआवजे का सवाल, ये ऐसे सब सवालों के ऊपर किसान सभा ने ये पहले दौर में अंदर लगातार संघर्ष पूरे देश भर में किए। उस वक्त का आपके नजदीक का एक संघर्ष का मैं जिक्र करूंगा, वो था 1957-58 में कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, इनके नेतृत्व में हुआ पंजाब यानी उस वक्त पंजाब हरियाणा एक ही राज्य था, एंटी बेटरमेंट लेवी स्ट्रगल। ये जो भाखड़ा नांगल था, उसके बाद में जो टैक्स लगाया था किसानों के ऊपर, इसके खिलाफ किसानों लड़े और किसान सभा ने उसका संघर्ष का नेतृत्व किया। कॉमरेड सुरजीत उसके मुख्य नेता थे। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष 1950 के दशक में हुआ पंजाब और हरियाणा में। तो ऐसे कई संघर्ष अलग अलग जगह ये संघर्ष हुए, और इसलिए एक तो आजादी के संग्राम का जो विरासत है इसकी वजह से, और किसान सभा की संघर्षों की वजह से कुछ तो किसानों के हाथ में पड़ा। ये बात बिल्कुल है, ये पहले इसके अंदर जो सकारात्मक बातें हुई। अब हम आएंगे दूसरे दौर में, और वो है 1991 से लेकर 2023 का ये जो दूसरा दौर है, उसका नाम हमने क्या दिया है? नव उदारवादी पूंजीवादी विकास का दौर। नव उदारवादी पूंजीवादी विकास का दौर। अब इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो इस पहले दौर में दो जो खराब बातें थी, कौन सी दो खराब बातें थी? जमीन का बंटवारा न होना और विकास का सबसे बड़ा फायदा मुट्ठी भर अमीरों को होना। ये दोनों बातें जो खराब बातें हैं, वो ये दूसरे नव उदारवाद के दौर में और ज्यादा खराब हो गए। मैं बताऊंगा कैसे और ज्यादा खराब हुए। और तीसरी बात जो अच्छी थी उसके अंदर, कि कम से कम सरकार कुछ ना कुछ किसानों के लिए काम कर रहा था, किसानों को कुछ ना कुछ राहत दे रहा था, सब्सिडी दे रहा था। ये खाद की सब्सिडी कब की है? उस वक्त की है ना, खाद के लिए डीजल की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, ये सब और बाकी सब चीज जो मैंने बोला, ये जो सब अच्छा हो रहा था पहले दौर में, दूसरे नव उदारवाद के दौर में वो सब
कैंसल हो गया और ये सब खत्म कर दिया गया। यानी जो बुरी बातें थी पहले दौर में वो और ज्यादा बुरी हो गई, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात खत्म कर दी गई। ये है नव उदारवाद का दौर। समझ गया? 1991 के बाद। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, दो तीन कारण उसके हम बोलेंगे, एकदम गहराई में जाने के लिए वक्त नहीं है उसमें। दो तीन कारणों की वजह से हुआ। एक तो ये जो पहला मैंने जो कहा भूमि सुधार करना चाहिए था, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की संपत्ति को हाथ में लेना चाहिए था, सबको ये करके ज्यादा विकास होता था। ये सब न करने की वजह से ये पहले दौर के अंदर संकट पैदा हो गया। संकट पैदा हो गया। आपको याद होगा, पुराने लोगों को याद होगा, 1990 में आपको याद है भारत का बहुत सारा सोना विमान से यानी हवाई जहाज से लंदन लिया गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड में भेजा गया। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त। याद है आपको? याद है ना? बड़ा सोना, भारत का सोना जो अपना रिजर्व वो उधर देना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़े संकट में भारत देश आ गया। तो ये जो संकट पैदा हुआ, ये पूरे पूंजीवादी नीति की वजह से ये संकट पैदा हुआ। और इसके चलते हमें ये साम्राज्यवाद के साथ झुकना पड़ा और अपने यहाँ पर घुटने टेकने पड़े, उनसे कर्जा लेना पड़ा। IMF, वर्ल्ड बैंक, है ना, ये मालूम है ना ये सब आपको? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, बीच में 94 में विश्व व्यापार संगठन आ गया नया। और ये तीनों चीज के अंदर, और फिर बहुराष्ट्रीय निगम तो थे ही, इन्होंने ये पूरे इसके अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा किया कि पूरे दुनिया के ऊपर अब हम अपना कंट्रोल रखेंगे। इसको हम कहते हैं नव उदारवाद। और उसके तीन पहलू आपको याद है, आपने भी उसका इस्तेमाल किया होगा कई बार आपके भाषणों में। पहले क्या है बोलते हैं उसको? LPG, याद है ना? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारवाद, फिर अपना निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये जो है ये इसलिए हुआ क्योंकि ये अपना पहला ये जो है संकट में आया था और ये उसके लिए दूसरा चारा नहीं था। हमको कर्जा कर्जा लेना और फिर उसके मुताबिक कहना और वो करना ये जरूरी हो गया। दूसरा बात उसी वक्त हुआ और उसका भी परिणाम हुआ ये सब। सबसे बड़ी ताकत समाजवाद, सोवियत यूनियन गिर गई 1991। उसके पहले 2 साल पूर्वी यूरोप के कई देश गोल उड़क गए जहां समाजवाद था। याद है ना इनका नाम? बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया, ईस्ट जर्मनी, ऐसे पोलैंड, ये ऐसे कई देश जो थे जो समाजवादी देश थे, वो क्राइसिस की वजह से वो भी ये हो गए। और उसके बाद 2 साल बाद सोवियत यूनियन 1917 में क्रांति का जो जनक था, वो भी अपने अंतर्गत गलतियों की वजह से, गोरबाचेव, उसके पहले के लोग, ये सब उन्होंने, वो पूरा समाजवाद खत्म हुआ और वहां पूंजीवाद का पुनर्निर्माण हुआ। इसका बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया को पड़ा। और अमेरिका को चैलेंज करने वाली ये जो एक ही ताकत थी उस वक्त, वो खत्म होने के बाद नेचुरली साम्राज्यवाद ने अपना सब जगह में वर्चस्व बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। एग्जैक्टली वही टाइम आप देखेंगे नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने,
91 में, याद है ना? मनमोहन सिंह अर्थ मंत्री बने और ये एलपीजी की नीति उस वक्त कांग्रेस की सरकार के वक्त शुरू हो गई और बाद में हर सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। विकल्प उसके लिए था, आज भी है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं विकल्प का। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों ने ये ठीक समझा, सामंतों ने ये ठीक समझा कि अगर नव उदारवाद के रास्ते को अपनाएंगे तो उसी से हमारी संपत्ति भी बढ़ सकती है, पुराने तरीके से नहीं बढ़ सकती। और उसका क्लासिक उदाहरण और क्या मैं दूं आपको? सबसे क्लासिक उदाहरण किसका है? किसका है? अदानी का है। बिल्कुल सही कहा आपने। 2014 में नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आते हैं केंद्र में, तब गौतम अदानी का नंबर दुनिया के सबसे अमीर जो इसके अंदर लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, उनके अंदर गौतम अदानी का नंबर लगता है 609 2014 में। और 2022 के अंत में कहां पे नंबर चला जाता है उसका? 2 नंबर पे। ऐसी चमत्कार कभी देखा है? तो 609 से 2 नंबर। अमेरिका का भी पूंजीपति नहीं कर पाया, जापान का नहीं कर पाया, दूसरे किसी भी देश का नहीं कर पाया। ये गौतम अदानी ने करके दिखाया। क्यों? कैसे? क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं ना, दरबारी पूंजीवाद। पूरे मोदी ने उसको आगे किया हर जगह। आप जानते हो, सब बोलने की जरूरत नहीं है। हर विदेश दौरे में मोदी के साथ में कौन था? गौतम अदानी। जब वो नहीं था तो मुकेश अंबानी था। और वहां के सब जो कॉन्ट्रैक्ट थे, सब जो उद्योगिक थे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ठेके किसको मिलते थे? कि दोनों में से किसी को। तो बढ़ेगा नहीं नंबर तो क्या होगा भाई? पूरे कानून यहाँ के तोड़ मरोड़ के अदानी को फायदा कैसे होगा, अंबानी को फायदा कैसे होगा, इसमें पिछले 9 साल में मोदी ने दूसरा कुछ भी काम नहीं किया। मैं आपको बोलता हूं ये सब। और अभी वो हिंडनबर्ग का आने के बाद 2 नंबर से अभी वापस वो चला गया 300 नंबर अदानी। यानी कितने खोखलापन था, ध्यान में रखो। खोखलापन था ना इसके अंदर। ये फर्जीवाड़ा पूरा। तो ये बात उसके अंदर हम ध्यान में रखे। ये सब उसके अंदर जो हुआ, ये हमको ध्यान में रखना है। और इसलिए आज ये पूरे दूसरे दौर के अंदर नवो उदारवादी इसके अंदर इनको लगा भाई चलो ये आपको रास्ता उभरेंगे तो हमारी संपत्ति और बढ़ेगी, मुनाफा और बढ़ेगा, ये होगा। वो ऑक्सफैम वाला रिपोर्ट जो बोलता है ना, सबसे 1% के लोगों के हाथ में 40% संपत्ति इत्यादि, ये सब हुआ। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके चलते खेती के ऊपर इसका परिणाम क्या हुआ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। खेती के ऊपर एक तो सार्वजनिक निवेश सरकार ने बंद कर दिया। जो पहले करते थे, किसानों को मदद, खेत मजदूरों को कुछ हद तक मदद, अभी उन्होंने कहा ये हमारा फर्ज है ही नहीं, हम इसे हाथ ऊपर उठाएंगे। न सिंचाई के ऊपर, न बिजली के ऊपर, सब जगह में क्या किया? निजी लोगों को, प्राइवेट लोगों को काम करने को दिया, हर चीज के। और ये हमको पता चलता है, ये बात एक सभी जो बहुराष्ट्रीय निगम थे, इनको पूरा अनुमति दिया कि भाई आप आ जाओ भारत के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर जो भी आपको सत्यानाश करना है वो आप करने के लिए पूरी तरीके से हम आपको आमंत्रित करते हैं। पहले पाबंदी थी उनके ऊपर, पहले आना नहीं होता था, लेकिन अभी उनको आने का पूरा अनुमति दिया। और इसके चलते
किसानों के ऊपर क्या परिणाम हुआ देखो। आज फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI खत्म होने को आई कि नहीं। और अभी मॉन्सेंटो, कारगिल और ये बाकी कंपनियां ये आज खाद के बाजार में, बीज के बाजार में, कीटनाशक के बाजार में आज कितना चलता है? विदेशी कंपनियों को चलता है ना। किसानों को मालूम है। और ये अगर देते वो क्या आपको मदद करने के लिए करेंगे? क्या आपके मुनाफा उनका पक्का करने के लिए करेंगे? इसलिए आप देखिए अच्छे किसान हैं आप हरियाणा के। पिछले 30 साल में खाद के दाम क्या थे 1991 में और अभी कितने हैं? कीटनाशक के कितने हैं? बीज के कितने हैं? फर्क है या नहीं? 30 साल में बहुत फर्क है। बहुत, यानी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते इतना फर्क है। 10 गुना बढ़ा है कुछ चीज, ज्यादा भी। ये बात सही है ना मैं बोल रहा हूं? यानी इसका मतलब लागत खर्चा किसानों का बढ़ा, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा, क्योंकि ये सब दो कारण की वजह से सरकार ने अपना हाथ उठाया मदद करने में। और पूरे ये बहुराष्ट्रीय निगम, भारत के कॉर्पोरेट, इनके हाथ में पूरा कृषि का बाजार दे दिया, इसलिए लागत खर्चा बढ़ा। अभी लागत खर्चा जितना बढ़ा उतने तुलना में किसानों को मिलने वाला दाम बढ़ा क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ा। और यही पॉइंट है कृषि संकट का जो मुख्य रूप है, उसका जो जड़ है, ये इसी के अंदर है। और भी बातें आज ये देखो क्लाइमेट चेंज और सब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की तरफ उसके चलते आज देखो ये अभी हरियाणा के अंदर कितना बाढ़ आ गया, देखो हिमाचल में कितना बाढ़ आ गया, पंजाब में कितना बाढ़ आया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कितनी तबाही हुई। हिमाचल का तो सब पूरे देश ने देखा है, हरियाणा का देखा है, पंजाब का देखा है। तो पहले कभी होता था क्या? इतना नहीं होता था, कभी कभी होता था, बात नहीं है। लेकिन ये पूरा जो क्लाइमेट चेंज है, या तो आप देखो आपका फसल रेडी है कटाई के लिए, और उस वक्त अगर बारिश आएगा मर जाएगा ना किसान। पिछले बार हुआ कि नहीं? पिछले बार हुआ अक्टूबर में, मुझे याद है हम आए थे उस वक्त। लगातार हो रहा है, यानी उसके अंदर पूरा खत्म। अभी उसके लिए फसल बीमा योजना ये होनी चाहिए। आज की फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री के नाम पे है, वो उससे किसानों को फायदा नहीं होता है, ये बीमा कंपनी कॉर्पोरेट को फायदा होता है। क्लियर बात ये है। कर्जे का मामला, ऋण का मामला। आज ऋण गरीब किसान को पहले भी मिलना मुश्किल था, लेकिन वो बैंक का राष्ट्रीयकरण सब होने के बाद कुछ हद तक सुधार हुआ था, कुछ हद तक। अब इन्होंने क्या किया, नव उदारवाद में ऋण के बारे में ये कहा कि अभी एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र जो क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी सेक्टर, अग्रक्रम का जो सेक्टर होना चाहिए, अब बोले नहीं, उद्योग होगा लोन देने के लिए, कर्जा देने के लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं हमेशा, वो हमारे कॉमरेड राम कुमार देते हैं। महाराष्ट्र में कृषि कर्ज का बंटवारा हुआ 1 साल 2 साल पहले के बाद। कृषि कर्ज का बंटवारा हुए महाराष्ट्र के अंदर। जितना बंटवारा हुआ, जो कुछ करोड़ रुपए जो भी है वो सैकड़ों करोड़, उनमें से 52% कृषि कर्ज किसको मिला? मुंबई के किसानों को। तुम्हें मुंबई में आया है क्या कभी? आया ना? है क्या कोई किसान उधर? कभी आप में से देखा है मुंबई में किसान? अरे किसान एक भी नहीं है मुंबई शहर में, जमीन ही नहीं बची किसानी करने के लिए। लेकिन 52% कर्जा पूरे महाराष्ट्र में जो दिया गया कृषि कर्जा,
मुंबई के किसानों को दिया गया 52%। ये मुंबई के किसान कौन है भाई? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, है ना, ये सब। और वो बोलते हैं एग्रो बिजनेस के लिए हमको दिया गया, एग्रो बिजनेस, कृषि क्षेत्र ही। इस मुताबिक इन्होंने किया, पूरा खेती का पूरा सत्यानाश करने का ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब चीज, ऐसे कई चीज हम बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना वक्त नहीं है। आप देखिए उसके बारे में, लेकिन हर चीज के अंदर आज जमीन के बारे में मैंने कहा ना, चौंकने वाले की जमीन होनी चाहिए। ये था अपने आजादी संग्राम का नारा, किसान सभा का था, पूरे देश को दिया था। आज मोदी सरकार का नारा क्या है? चौंकने वालों की जमीन नहीं, कॉर्पोरेट्स की जमीन। जमीन किसकी होनी चाहिए? कॉर्पोरेट, बड़े बड़े घरानों की जमीन। उसके लिए परसों उन्होंने क्या किया पार्लियामेंट में? वो आदिवासियों के बारे में आपने देखा होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो जमीन वन जमीन के बारे में जो कानून था पहले का, उसके अंदर संशोधन किया अभी 2 दिन पहले लोकसभा के। और संशोधन क्यों किया उसके अंदर? क्योंकि उसमें वो ये चाहते हैं कि ये पूरे आदिवासी इलाके की जमीन, उसके अंदर बहुत बड़ा खनिज है, संपत्ति है, उसको अगर ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में देना है तो आदिवासी के नाम पर जमीन होकर कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा, वो देगा नहीं वो अपनी जमीन। इसलिए उसके अंदर अभी फर्क किया है। क्यों? ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट को वन जमीन देने के लिए। तो ये सब चल रहा है, बड़े बड़े पैमाने पर ये चल रहा है। इसलिए आप देखो, जमीन से लेकर हद तक, और आखिर में ये जो कृषि कानून, ये जो मोदी सरकार ने लाए 2020 में, उसका तो आपको पूरा इतिहास ही मालूम है।